नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके स्टार्ट हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ ये सामान्य जानकारी हैं दोस्तों। इसके अंदर हम काफ़ी जो बीमारियां हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के नाम से टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम जो पढ़ेंगे इसमें काफ़ी सेंट ट्रायड, चारको ट्रायड, बर्चरी यानी कि कैरेक्टर, ये काफ़ी जो दोस्तों इसमें यहाँ सामने आपके सामने है, इनके बारे में सबके बारे में कुछ कुछ डिस्कशन करेंगे जो कि काफ़ी टाइम क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें से एक आधा क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो मैं डॉक्टर आकृष्ण फिर आपसे एक निवेदन करूंगा दोस्तों, मैं जब भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सरल होम्योपैथी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट में जो भी मेरे काफ़ी वीडियो पहले भी डाले हुए हैं वो भी आपको सभी सीन होंगे, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और जो मैं नए जो भी डाल रहा हूँ दोस्तों वो भी आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब अपनी स्लाइड पे चलेंगे। पहली स्लाइड में जिसमें कुछ जानकारियाँ हैं दोस्तों जो पढ़ेंगे। इसमें डेंगू फीवर इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है दोस्तों, डेंगू फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 10 दिन का होता है दोस्तों, ठीक है। इट सीम्स एज आइसोलेट ऑफ वाइट इन एरिया ऑफ सी ऑफ रेड, ठीक है दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आइसोलेट ऑफ वाइट इन द सी ऑफ रेड किसमें प्रेजेंट होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो एक बर्फ का जो एरिया होता है, बर्फ है ना, आइसोलेट ऑफ वाइट का मतलब बर्फीला जो स्थान होता है इन द सी ऑफ रेड। अब जैसे बर्फ के छोटे छोटे ऐसे निकले हुए होते हैं ना पार्ट, एक रेड, पूरा एरिया रेड है, वहाँ पे वाइट कुछ चीजें जैसे मिलती है, वैसे ही डेंगू फीवर में क्या होता है दोस्तों, पूरा शरीर लाल हो जाता है, उसके अंदर वाइट स्पॉट्स मिलते हैं। यानी कि एक इसका इंडिकेशन होता है डेंगू फीवर का कि डेंगू फीवर के अंदर कैसा उसका बॉडी का जो अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा। आइसोलेट ऑफ वाइट इन द सी ऑफ रेड, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा हम पढ़ें दोस्तों चिकनगुनिया। चिकनगुनिया इन इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या दोस्तों, इसके रूरल एरिया में जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो वो एडिज अफ्रीकेंस एंड एडिज फेरिसीफर, ठीक है दोस्तों। एंड वाइल्ड प्राइमेट्स जो होते हैं इसके कारण होते हैं रूरल एरिया में, है ना। एंड इन अर्बन एरिया में जो होता है चिकनगुनिया का कारण होता है एडिज इजिप्टी एंड ह्यूमन, ठीक है दोस्तों। ये इनके अंदर साइकिल चलता है दोस्तों, ठीक है। चिकनगुनिया, ट्रायड ऑफ चिकनगुनिया इज फीवर। इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं ट्रायड के अंदर। अब के क्वेश्चन आ जाता है कि चिकनगुनिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो वहाँ ऑप्शन में दिया होता है फीवर भी होता है, रेसेस भी होते हैं, आर्थराइटिस भी होता है और एक कंजक्टिवाइटिस दे दिया। तो वहाँ पे चौथा जो आंसर कंजक्टिव वो नहीं होगा उसका आंसर, है ना दोस्तों। ये बहुत रेयरली पूछा जाता है पर फिर भी अपने को याद हो ट्रायड ऑफ चिकनगुनिया क्या क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसमें, मेनली जो होने ही चाहिए फीवर, रेसेस एंड आर्थराइटिस प्रेजेंट होना चाहिए चिकनगुनिया में, ठीक है। फीवर, और ये फीवर कब तक 103 से 104 तक का होना चाहिए विथ रिगर, यानी कि उसको सर्दी से कपकपी लगेगी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 12 दिन। 2 से 12 दिन के अंदर ये पूरी इन्फेक्शन होने के बाद ये अपना अपीयरेंस दिखा देती है दोस्तों, ठीक है। तो पीडियाट्रिक एचआईवी ट्रांसमिशन, अभी इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर पीडियाट्रिक्स जो बच्चे होते हैं उन्हें एचआईवी का ट्रांसमिशन कैसे, तो वर्टिकल होता है दोस्तों, है ना, मदर से बच्चे के अंदर सीधा। एक स्टेफाइलोकोकल ओरिस होता है, ये ग्राम पॉजिटिव होता है दोस्तों। एंड कोज्ड बाई, इसकी वजह से क्या क्या होता है स्टेफाइलो से, एक फ्रंकल हो सकता है, एक इम्पेडिगो हो सकता है, कार्बनकल एंड एब्सेस भी हो सकता है, सेलुलाइटिस भी हो सकता है, साइनोसाइटिस भी होता है, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, लंग्स एब्सेस। ये जो स्टेफाइलोकोकस ओरिस जो बैक्टीरिया दोस्तों, इसकी वजह से ये काफ़ी जो दिक्कतें हैं ये शरीर में आती है दोस्तों, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा था फंगल का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इम्पेडिगो क्या है, कार्बनकल का क्या है, एब्सेस, है ना। तो ऐसे तुमको याद रखना है स्टेफाइलोकोकस ओरिस, है ना। एक निमोकोकल जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है और मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक निमोनिया जो इन्फेक्शन होता है इसी की वजह से होता है, ठीक है दोस्तों। बच्चों के अंदर निमोनिया मोस्ट कॉमनली निमोकोकल की वजह से ही होता है, इसकी वैक्सीनेशन भी दिया जाता है दोस्तों। डिप्थीरिया इज ग्राम पॉजिटिव एंड इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 5 डेज। डिप्थीरिया जो होता है उसका ग्राम पॉजिटिव होता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है, और इंक्यूबेशन 2 से 5 दिन का होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है वूपिंग कफ इज आल्सो नोन एज कफ ऑफ 100 डे, यानी एक क्वेश्चन के बार पूछा था कफ ऑफ 100 डे किसको जाना जाता है, किस कफ को नाम होता है जो कफ ऑफ 100 डे के नाम से जाना जाता है, तो वूपिंग कफ को अपन कफ ऑफ 100 डे बोलते हैं। इन टाइफाइड फीवर, अब ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, टाइफाइड फीवर का जो रोज स्पॉट आता है, यानी ये जो बॉडी है दोस्तों, वो शरीर पे एक लाल चक्का सा बनता है, लाल निशान सा, है ना, इरप्शन जैसा, इरप्शन, है ना। तो वो रोज स्पॉट अभी 6 डे, 6ठे दिन बनता है दोस्तों, 6ठे दिन के अराउंड 6, जो जब टाइफाइड फीवर हो जाती है किसी व्यक्ति के, उसके 6 से 7 दिन बाद उसके एक स्पॉट आएगा शरीर पे, लाल सा निशान आएगा। वो लाल सा निशान किसका होगा दोस्तों, टाइफाइड फीवर में आता है दोस्तों, ठीक है। ये केवल पूछा रोज स्पॉट कब आता है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया 6ठे दिन आता है। और पर्टुसिस का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 7 से 14 दिन का होता है। एंटेरिक फीवर, अब ये एंटेरिक जो टाइफाइड फीवर होती है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला
टाइफी, साल्मोनेला, ठीक है दोस्तों, ठीक है, टाइफी एंड ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम नेगेटिव होता है दोस्तों, ठीक है। टिटनेस, अब ये कई बार क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पर, टिटनेस किसी वजह से होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और ये काफी बार पूछे गए हैं दोस्तों। अब ये कई बार एंटी फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, सीरम एस साल्मोनेला टाइफी, एस टाइफी बोलते हैं ना। अब टिटनेस से होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटना की वजह से होता है, स्पोर फॉर्मिंग होता है, ये एनारोबिक होता है, ग्राम पॉजिटिव मोटाइल होता है। न्यूट्रल, जो न्यूट्रल टिटनेस होता है वो थर्ड डे आफ्टर बर्थ, यानी न्यूट्रल बच्चे जो जन्म लेते हैं जिनके अंदर वैक्सीनेशन नहीं होता है टिटनेस का, जब ये प्रेगनेंसी में, तो उसकी कई बार ये काफी मिलता है दोस्तों बच्चों में टिटनेस थर्ड डे आफ्टर बर्थ, यानी तीसरे दिन। इसको अपन ने पहले भी डिस्कशन किया दोस्तों। स्क्रब टाइफस होता है उसकी कोर जो स्क्रब, ये कई बार पूछा स्क्रब टाइफस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, आर टिश्यू टिश्यू गुमिशी, है ना, और एक क्यू फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्यू बर्नेटी, ठीक है, ये दोस्तों याद कर लेना, ठीक है, क्यू फीवर, है ना, और इसका टाइफस। इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया, अब मलेरिया किन व्यक्तियों के अगेंस्ट मलेरिया इम्यूनिटी किसने प्रेजेंट, एक सिकल सेल ट्रेट होता है किसी में, जो आरबीसी होती है वो सिकल सेल लाइक होती है, थैलेसीमिया होता है, और एक ग्लूकोज 6 फास्फोडिहाइड्रोजिनेज जिसमें डेफिशिएंसी होती है, उनमें भी मलेरिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसके मलेरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाती है दोस्तों, अगर ये किसी में रोग होते हैं तो, ठीक है दोस्तों। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया, इंक्यूबेशन पीरियड मलेरिया का 9 से 30 दिन होता है, बट कुछ जो होते हैं उसमें लिस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सिनेम में बहुत कम होता है, और लॉन्गेस्ट होता है जो प्लाज्मोडियम मलेरिया के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड दोस्तों होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा था हिपेटोब्लास्टमा, हिपेटोब्लास्टमा क्या है, इट इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ इन्फेंसी, बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें की लीवर के अंदर एक ट्यूमर होती है मैलिग्नेंट, उसको ये सबसे कॉमन होती है बच्चों में, है ना। इन दिस हाई सीरम एएफपी, अल्फा फीटोप्रोटीन इसके अंदर क्या होता है, बढ़ जाता है दोस्तों। अब एक होता है सेंट ट्रायोड, क्या होता है, इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, क्वेश्चन में आता है कि सेंट ट्रायोड में निम्न में से सेंट ट्रायोड में क्या क्या सम्मिलित है, तो उसमें कोलोलिथियासिस सम्मिलित है, गालस्टोन जिसे बोलते हैं, हाइटस हर्निया और डायवर्टिकुलोसिस, कोलोनिक डायवर्टिकुलर डिजीज होती है, ठीक ना। ये तीनों चीज इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर चौथा ऑप्शन कुछ हो रहा था तो आंसर उसका वो होगा दोस्तों, ठीक है। एक होता है चारको ट्रायोड, ये ट्रायोड वाले क्वेश्चन हमेशा देख लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चारको ट्रायोड होता है, चारको ट्रायोड क्या होता है, एब्डोमिनल में पेन होगा, हाई फीवर विथ रिगर होगा, जॉन्डिस होगा चारको ट्रायोड में, ठीक है, ये देख लेना दोस्तों। एक बर्ड चेरी सिंड्रोम होता है, बर्ड चेरी सिंड्रोम होता है जो हिपेटिक वेन होती है दोस्तों, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसमें खून की गांठें बन जाती है, खून गाढ़ा होकर जमना स्टार्ट हो सकता है, जो हिपेटिक वेन होती है। इट इज ड्यू टू हिपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन एंड मोस्ट कॉमन कॉज बाय ये पॉलीसाइथीमिया एक बीमारी होती है, उसके अंदर ये मोस्ट कॉमनली बर्ड सिंड्रोम प्रेजेंट होता है। इट इंक्लूड 3 कंडीशन लाइक लीवर एनलार्जमेंट, इसमें लीवर एनलार्ज हो जाएगा, एसाइटिस होगा, पेट में सूजन, है ना, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है दोस्तों। ये तीनों चीजें बर्ड सिंड्रोम में मिलेगी। एक रिटर्स सिंड्रोम होता है जो रिएक्टिव आर्थराइटिस ट्रायोड, इसमें रिटर्स जो ट्रायोड होगा इसमें आर्थराइटिस होगा, एक तो जोड़ों का दर्द होगा, और यूरिथ्राइटिस भी होगा, सर्विसाइटिस और कंजक्टिवाइटिस, यानी कि जिसे यूवीआइटिस बोलते हैं, आंखों में सूजन हो सकती है, सर्विसाइटिस होता है ये दोस्तों, महिला के अंदर सर्विक्स के अंदर पेन होगा, या यूरिथ्राइटिस भी हो सकता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर सर्विसाइटिस हो सकता है, तीनों चीजें ये मिलेगी, इसका कॉम्बिनेशन होगा दोस्तों। इन रिटर सिंड्रोम HLA-B27 पॉजिटिव होगा, इसमें अगर इसको अपन कंफर्मेशन करेंगे तो HLA-B27 इसमें पॉजिटिव होगा, सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस होगी, ठीक है दोस्तों। एक होता है इन रूमेटिक, अब जो गठियाबाई जिसे हम बोलते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस, इसमें DIP जो जॉइंट होता है, डिस्टल इंटरफेलेंजिंग जॉइंट होता है, वो कैन नॉट बी इन्वॉल्व। ये जो रूमेटिक आर्थराइटिस में जो अपनी बॉडी से अवे होता है, जैसे फिंगर्स होती है, फिंगर्स के जॉइंट होते हैं, इसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है दोस्तों, है ना, अंगुलियों में ना, ये जो लार्ज जॉइंट होते हैं ना बॉडी के प्रोक्सिमल जो है ना, उन्हीं में प्रेजेंट होता है। डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स कैन नॉट बी इन्वॉल्व, इनके दूर का पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, जो बॉडी के नियर बाई होगा, जो बड़े जॉइंट्स होंगे उनमें ही ये प्रेजेंट होगा। यानी ये केवल क्वेश्चन पूछा था कि रूमेटिक आर्थराइटिस में कौन से जॉइंट अफेक्टेड होते हैं, तो DIP हमेशा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। रूमेटिक आर्थराइटिस एसोसिएटेड विद HLA-DR4, यानी कि इसकी अगर कंफर्मेशन करेंगे तो एक तो ये सबसे बेस्ट जो डायग्नोसिस होगा वो NTCCP जांच से कंफर्मेशन होगा, NTCCP जांच से सही कंफर्मेशन होता है दोस्तों, है ना। इन फेल्टी सिंड्रोम देयर इज क्रोनिक रूमेटिक आर्थराइटिस, जिसमें क्रोनिक रूमेटिक आर्थराइटिस होगा, न्यूट्रोपेनिया होगा, एनीमिया विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया मतलब तो एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी होगी, और थ्रोम्बो जो प्लेटलेट्स काउंट होगा वो भी कम होगा दोस्तों, है ना, फेल्टी सिंड्रोम में। और एक स्प्लेन में सूजन भी मिलेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज इसमें। एक सजोरियन सिंड्रोम होता है दोस्तों, इन दिस डिजीज। अब ये केवल पूछा सजोरियन सिंड्रोम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ड्राई आई, ड्राई माउथ एंड पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट, ये तीनों चीज इसमें प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चंस काफी टाइम पूछे गए दोस्तों, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसमें ऑप्शन दिए होंगे
आपको क्वेश्चन देगा भाई सजोरियन सिंड्रोम होगा उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, तो उसमें आपको ड्राई आई भी दे सकता है, ड्राई माउथ भी दे सकता है, प्रोटेक्ट ग्लैंड एनहांसमेंट भी दे सकता है, और एक अलग आंसर कुछ भी इसमें चौथा ऐड कर सकता है, उसका आंसर वो करना है, ये याद करना दोस्तों ना। सार्कोइडोसिस, ये सार्कोइडोसिस का इज कंडीशन इन विच लंप और नोडुल, इसमें नोडुल्स बनती है दोस्तों, इस बीमारी में नोडुल्स बन जाती है, ठीक है दोस्तों, ग्रेनुलोमा के रूप में। आर प्रेजेंट लंग्स में भी हो सकते हैं, लिम्फ नोड में, कहीं भी हो सकते हैं बॉडी में, स्किन, आई, अदर पार्ट ऑफ बॉडी, कहीं भी ये लम्प्स या नोडुल्स बन सकती है दोस्तों। सिम्टम्स इसमें, अब इसमें लंग्स को अफेक्टेड करेगा तो इसमें कफ होगी, खांसी होगी, सांस में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, टेंडर सोर ऑफ साइन ऑन साइंस, आई पेन होगा, रेडनेस होगी। अब इसके जनरल फीवर जो है, फीवर होगा, फटीग होगी यानी कि थकावट, बुखार, जॉइंट पेन होगा, मसल सेक होगा, नाइट स्वीट होगा, पसीना आएगा रात को, सोलन लिम्फ नोड होंगे, वेट लॉस होगा, किडनी स्टोन प्रेजेंट हो सकता है। और इसके अंदर एक होता है कि स्कमन बॉडी एंड एस्ट्रॉइड बॉडी आर एंड रेसिडुअल बॉडीज आर प्रेजेंट इन सर्व। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रॉइड बॉडीज किस में प्रेजेंट होती है, स्कमन बॉडी किस में होती है, रेसिडुअल बॉडी किस में प्रेजेंट होती है, तो ये क्वेश्चन है सार्कोइडोसिस से आंसर होगा। अब ये सार्कोइडोसिस के टाइप है दोस्तों, एक होता है हीरफोर्ड सिंड्रोम, है ना, हीरफोर्ड सिंड्रोम, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स इंक्लूड फेशियल पाल्सी, इसमें फेशियल पाल्सी होगा, पेरिफेरल ग्लैंड एनलार्जमेंट होगा, फीवर और यूवियाइटिस मिल सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये इसका कॉम्बिनेशन होगा इनका। और एक लॉस्कुलेन सिंड्रोम होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, बायलेटरल हिलाल एडिनोपैथी एंड इरिथीमा नोडोसम एंड आर्थ्राल्जिया, ये चारों चीज इसमें प्रेजेंट होगी दोस्तों, है ना। एक क्वेश्चन एक बार देख लेना रफली, अपने को कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये ऐसा पूछे जाते हैं। विल्सन सिंड्रोम होगा, विल्सन सिंड्रोम ये काफी बार पूछा गया है दोस्तों, विल्सन सिंड्रोम क्या होता है, इन दिस डिजीज कंडीशन रिड्यूस बाइलरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर, एक कॉपर का जो एक्सक्रीशन होता है वो कम हो जाता है दोस्तों, ड्यू टू म्यूटेशन इन क्रोमोसोम 13, क्रोमोसोम 13 के अंदर म्यूटेशन की वजह से जो बिलियरी एक्सक्रीशन होता है कॉपर का वो कम हो जाता है, ये बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट होता है। ट्राइड ऑफ विल्सन डिजीज क्या होता है, लो सिरुलोप्लाज्मिन लेवल, लो सीरम कॉपर, हाई यूरिनरी कॉपर, ये यूरिन के थ्रू ये निकलता रहेगा, बहुत ज्यादा यूरिन के थ्रू पास होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो इसका सीरम का जो कॉपर लेवल होगा वो कम होगा, और लो सिरुलोप्लाज्मिक लेवल, ये कई बार ट्राइड ऑफ विल्सन सिंड्रोम पूछा जाता है, तो इसके अंदर ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है दोस्तों, ठीक है। केसर फेसिस रिंग्स जो होती है ये इसी में बनती है विल्सन सिंड्रोम में दोस्तों, विच आर कॉपर डिपॉजिट्स इन द कॉर्निया ऑफ आई, जो कॉर्निया होती है आंख का, उसके अंदर एक केसर फ्लेस्टर रिंग बन जाती है, इस कॉपर का एक्सक्रीशन कम हो जाता है बॉडी में इसकी वजह से। एक सनफ्लावर कैटरेक्ट और विच आर ब्राउन और ग्रीन पिगमेंटेशन ऑफ द लेंस कैप्सूल, ये सनफ्लावर कैटरेक्ट इसमें मिलता है दोस्तों ना विल्सन सिंड्रोम में, आंख के अंदर ये ब्राउन और ग्रीन पिगमेंटेशन होता है लेंस का। एक पार्किंसोनिज्म इन विच ट्रिमर, पार्किंसोनिज्म होगा उसमें ट्रिमर होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा एंड रिजिडिटी फाउंड, है ना। ये पार्किंसोनिज्म में ट्रिमर्स एंड ट्रिमलिंग होगी बॉडी में, ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, और रिजिडिटी होगी बॉडी के अंदर, ठीक है दोस्तों। साइकेट्रिक सिम्टम्स इंक्लूडेड डिप्रेशन एंड साइकोसिस आर प्रेजेंट, अभी साइकेट्रिक ये विल्सन पार्किंसन भी आ सकता है इसकी वजह से, और साइकेट्रिक सिम्टम क्या होगा, डिप्रेशन और साइकोसिस प्रेजेंट होता है। स्पीच डिफिकल्टी हो सकती है, डिसार्थ्रिया, एबनॉर्मल मसल्स टोन, और जो मसल्स की जो टोन होती है, मूवमेंट होता है, वो भी कम हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। एक पाइलोरिक स्टेनोसिस एक बीमारी होती है, इसमें ये मोस्ट कॉमन सर्जिकल डिजीज होते हैं जीआईटी की बच्चों के अंदर, जो बच्चे होते हैं छोटे, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो अपना स्टमक होता है, स्टमक का जो ये पार्ट होता है, यहाँ जो यही पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट होता है दोस्तों, ये कम हो जाती है, इसकी जो ओपनिंग होती है ये कम हो जाती है धीरे धीरे, है ना, ये कम होती है बाई बर्थ ये कम होती है, जिससे कि जो जो निकलना होता है मैटर स्टमक में आने के बाद, जो खाने पीने के बाद में, वो बाहर नहीं जा पाता, और ये सर्जिकल कंडीशन होती है बच्चों की, इसमें सर्जरी से ही इसका उपाय हो पाता है। एक हिस्प्रंग डिजीज होती है बच्चों में, इस कॉमनेस्ट कंजक्टिव गट लार्ज इंटेस्टाइन का ये रोग होता है, मोर्टलिटी डिजीज होती है, एक बच्चा 5000 में से एक बच्चे में ये प्रेजेंट होता है ना। एक हिपेटोब्लास्टोमा होता है, इट मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट लिवर ट्यूमर, ये जो अपने पहले भी देखा था इसको, अभी और देखा, हिपेटोब्लास्टोमा इज द मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है बच्चों के अंदर, अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस, है ना, थर्ड है ना, 79 इंडियन चिल्ड्रन आर एनीमिक, जो एनएफएचएस के जो थर्ड जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 79 जो प्रतिशत जो बच्चे होते हैं वो एनीमिक है, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। कट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हिमेटोक्राइट, जो दोस्तों हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्राइट होता है कि आरबीसी का जो कंसंट्रेशन है, इसमें आरबीसी जो कंसंट्रेशन है ब्लड में, वो कितने कट ऑफ वैल्यू क्या है, कितनी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। चिल्ड्रन 6 मंथ्स टू 5 ईयर जो बच्चे होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन 11 से कम नहीं होना चाहिए,
और ये हीमोटोक्राइट वैल्यू 33 से कम नहीं होनी चाहिए। और 5 से 11 तक के बच्चे होते हैं 11.5 से कम नहीं होना चाहिए हीमोग्लोबिन। हीमोटोक्राइट वैल्यू 34 से कम नहीं होनी चाहिए। 12 से 13 के बच्चे होते हैं 12 से कम नहीं होना चाहिए, और 36 से इसकी हीमोटोक्राइट वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। नॉन प्रेग्नेंट में यह है 12 से कम, और मेन में 13। ये देख लें दोस्तों, ये कट ऑफ वैल्यू कई बार पूछा जाता है कि कितनी कट ऑफ वैल्यू होती है, उसको भी आप याद कर लें। कॉमन कोज ऑफ एब्डोमेन, अब ये बच्चों में जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं कॉमन कोज क्या होता है पेट दर्द का? सिंपल, एक तो सिंपल कोलिक भी हो सकता है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी होता है, इंटरसेप्शन, माल रोटेशन ऑफ द गट विद वालोसा, इनकार्सिनेटेड हर्निया, ट्रोमा, नेफ्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, ये भी हो सकता है। तो अब कंपोजिशन ऑफ ओआरएस का कंपोजिशन क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड कितना होता है? 2 से 2.6 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और कुछ बुक्स होती है जैसे उनमें 3.5 दे रखा है ग्राम पर डेसीलीटर। और ग्लूकोज एनहाइड्रस होता है, उसका ये केवल कंपोजिशन पूछा जाता है दोस्तों ओआरएस का, ये एक बार देख लें आप। एक सोडियम क्लोराइड कितना होता है, ग्लूकोज एनहाइड्रस कितना, पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है, ट्राई सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट कितना होता है, 2.59 ग्राम पर डेसीलीटर। और वाटर कितना, एक लीटर वाटर के अंदर ये मिलाया जाता है, कंपोजिशन बनाया जाता है। अभी रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी ओआरएस रिकमेंडेड बाय डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जो रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी ओआरएस जो रिकमेंडेड डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वो कितना है? ग्लूकोज इसमें 75 मिली इक्वल पर लीटर होना चाहिए, सोडियम उसमें 75 मिली इक्वल पर लीटर, क्लोराइड उसमें 65 मिली इक्वल पर लीटर, पोटेशियम 20 मिली इक्वल पर लीटर, और सिट्रेट 10 मिली इक्वल पर लीटर। टोटल ऑस्मोलैरिटी जो 245 मिली इक्वल पर लीटर, 245 है ना टोटल ऑस्मोलैरिटी, ये होनी चाहिए इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है दोस्तों। अब इसमें है कि एज के अकॉर्डिंग कितना ओआरएस, अगर किसी को डायरिया होता है कुछ भी होता है तो कितना एज के अकॉर्डिंग देना चाहिए अमाउंट में। अमाउंट ऑफ ओआरएस प्रोवाइडेड फॉर यूज एट होम, और घर पे कितना देना होता है, ठीक है दोस्तों। लेस देन 24 मंथ से छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर ईच स्टूल, कई बार दस्त होते हैं बच्चों में, तो उनके बाद में कितना उसको ओआरएस देना चाहिए? 50 ml का ओआरएस को देना चाहिए। और इसमें अमाउंट ऑफ ओआरएस कितना? 500 ml पर डे, पूरा पर डे के अंदर ओआरएस कितना? 500 ml पर डे है ना, 500 ml पूरा पिलाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक होता है 2 से 10 साल के जो होते हैं उसमें 100 से 200 ml देना चाहिए ईच स्टूल के बाद में, और 1000 ml पर डे देना चाहिए। और लेस देन 10 ईयर्स होते हैं एज मच, अब अगर 10 साल से जो बच्चे बड़े होते हैं उनमें जितना वो ले सके उतना ईच स्टूल के बाद में उसको देना चाहिए, एज मच एज वांट, यानी जितना उसको चाहिए। और इससे 200 ml पर डे है ना, ये अमाउंट ओआरएस का प्रोवाइडेड होम के अंदर घर पे दिया जाता है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए डिहाइड्रेशन को क्या करना चाहिए? इन चिल्ड्रन लेस देन 24 मंथ ये ओआरएस हो 500 ml पर डे, 500 ml पर डे देंगे तो उसमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा। 2 से 10 साल के बच्चे होते हैं उनको ओआरएस 1000 ml पर डे देना चाहिए। मोर देन 10 ईयर में गिव 2000 ml पर डे, ठीक है दोस्तों, अगर डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ना, HLA-B8 इट इज ए जेनेटिक marker on the human leukocyte antigen HLA genes that associated with severe autoimmune disease, है ना, कोई भी autoimmune disease है उसके लिए ये मार्कर होता है। इट इज एसोसिएटेड विद autoimmune disease including rheumatic arthritis, lupus, multiple sclerosis, celiac disease, Graves disease and myasthenia gravis, इनसे रिलेटेड HLA-B8 ना, इनसे रिलेटेड होता है। HLA-DR3, अब ये HLA-DR3 किससे रिलेटेड होता है? जो अपन जांच कराते हैं तो किसी भी बीमारी के अंदर, तो HLA-DR3 का किस किस में कराते हैं? तो सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस और एक रूमेटिक आर्थराइटिस ना, आल्सो एसिडिटी टाइफस डायबिटीज फर्स्ट जो होती है उसमें भी ये HLA-DR3 जांच कराते हैं। डिस्टल एलिफेंट जो DIP है दोस्तों, डिस्टल इंटरफेरेंस जॉइंट होते हैं, इज कंसिडर्ड द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इडियोपैथिक ऑस्टियोआर्थराइटिस पर्टिकुलरली अफेक्टिंग द हैंड्स, हाथों में सबसे मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है। बोचर्ड्स नोडुल जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? जो इट इज बोनी लम्प यानी बोनी यानी हड्डी के जैसे बड़े होते हैं, ऑन द मिडल ऑफ जॉइंट ऑफ द फिंगर नोन एज बाउचर्ड्स नोड, यानी जो फिंगर होती है उसके मिड पार्ट में, ये फिंगर है उसके मिड पार्ट में एक गांठ के नुमा बम्प बन जाता है, मिडल ऑफ द जॉइंट है ना। इट अफेक्ट प्रोक्सिमल इंटरफेरेंस, ये प्रोक्सिमल इंटरफेरेंस जो है ना मिडल ऑफ द फिंगर होते हैं उसको अफेक्ट करता है बाउचर्ड, है ना। और एक हर्बेडन जो नोडल होते हैं वो स्मॉल हार्ड बोनी स्वेलिंग दैट डेवलप ऑन द फिंगर जॉइंट क्लोजर टू द फिंगर नेल, जो फिंगर नेल होती है यहाँ पे, यहाँ जो ये नेल होता है आपको यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा मोस्टली हर्बेडन नोडल। डिस्टल इंटरफेरेंस ये डिस्टल पार्ट पे, ये होगा प्रोक्सिमल पे। जो बाउचर्ड जो होगा दोस्तों, ये बाउचर्ड जो प्रोक्सिमल पे, ये याद रखना ना, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंस जॉइंट पे। और ये हर्बेडन नोडल जो होगा वो होगा
डिस्टल इंटरफेरेंस जॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये इसमें डिफरेंस यही है, ये दोनों नोडुल्स होती है, इनमें दोनों में डिफरेंस यही है कि बाउचर्ड जो नोडुल होते हैं वो तो प्रोक्सिमल पे, और जो हर्बेडेन नोडुल होते हैं वो डिस्टल इंटरफेरेंस जॉइंट पे प्रेजेंट होता है। नोट, रिस्ट एंड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स नॉट इन्वॉल्व इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो रिस्ट है और मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्व नहीं होती है दोस्तों। ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्वॉल्व पीआईपी, एक तो प्रोक्सिमल इंटरफेरेंस जॉइंट, डीआईपी डिस्टल इंटरफेरेंस, और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, बेस ऑफ थंब, स्पेयरिंग ऑफ एमसीपी, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, इन ये इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर ना ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे स्लाइड में अपन दोस्तों रूमेटिक आर्थराइटिस। रूमेटिक आर्थराइटिस में क्या है, इन रूमेटिक आर्थराइटिस स्पेयरिंग ऑफ डिस्टल यानी कि जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है उसकी स्पेयरिंग होती है, यानी कि वो उसका आकार में चेंज होता है। ठीक है, सोरियाटिक आर्थराइटिस इनमें इन दिस स्पेयरिंग ऑफ ऑल जॉइंट, इसमें सभी जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, और ये इसमें रूमेटिक आर्थराइटिस है, ये स्पेयरिंग ऑफ डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है रूमेटिक आर्थराइटिस में। गाउट है जो दोस्तों अफेक्ट मोस्ट कॉमन साइट इन द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है ना, बिग टोज को, गाउट मोर देन एंकल है ना, गाउट ये बिग टो को अफेक्ट करेगा मोर देन एंकल एंड फिंगर जॉइंट। इन गाउट देयर इज ए यूरिक एसिड डिपोजिशन प्रेजेंट इन गाउट, यानी जी साइन, इसको जी साइन भी बोलते हैं। ठीक है, सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं दोस्तों इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ से इम्यूनोग्लोबिन टू फिक्स कॉम्प्लीमेंट वाया क्लासिकल पाथवे, तो आईजीएम ज्यादा होता है आईजीजी से। इम्यूनोग्लोबिन फिक्स्ड कॉम्प्लीमेंट वाया अल्टरनेटिव पाथवे, तो आईजीए आईजीजी होता है। इम्यूनोग्लोबिन विथ मैक्सिमम सीरम, अब जो मैक्सिमम जो सीरम कंसंट्रेशन कैसे इम्यूनोग्लोबिन होता है वो आईजीजी होता है। इट क्रॉस द प्लेसेंटा, एक प्लेसेंटा क्रॉस भी कर सकता है बच्चा। इम्यूनोग्लोबिन विथ मिनिमम, अब इसमें मिनिमम किसमें होती है, आईजीई हीट लेवल होता है, ये ज़्यादा जो हीट होती है उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। इम्यूनोग्लोबिन इन प्राइमरी इम्यून, जो सबसे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन आता है, आईजीएम आता है सबसे जो शुरुआती पड़ता है। इन मैक्सिमम मोलिकुलर आईजीएम में होता है, और जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है वो आईजीए आईजीजी होता है। शॉर्ट लाइफ स्पान देखो आईजी का होता है, ये देख लेना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है पर फिर भी अपने को याद होना चाहिए। ये जैसे आईजीजी वाला पूछ सकता है कि विच इम्यूनोग्लोबिन कौन सा प्लेसेंट है, आईजीजी, और सबसे मोलिकुलर वेट किसमें होता है, आईजीएम में होता है। ऐसे केवल क्वेश्चन, और इम्यून रेस्पॉन्स सबसे पहले किसका होता है, आईजीएम आता है ना, सेकेंडरी होता है आईजीजी, सेकेंडरी होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाता है। अभी इसमें एक क्वेश्चन जैसे इन फॉलोइंग विच इज नॉट मैक्रोफेज, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इनमें मैक्रोफेज नहीं है। तो इनमें चार ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें एक लिम्फोसाइट है वो मैक्रोफेज नहीं होता दोस्तों, ये मोनोसाइट, कुपरसेल्स, माइक्रोग्लिया मैक्रोफेज होती हैं। अब ये लंग्स के अंदर तो एल्वियोलर और मैक्रोफेज दोनों प्रेजेंट होती है, और लीवर के अंदर कुपर सेल्स होती है मैक्रोफेज के रूप में, और ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लिया ग्लिटर सेल्स होती है, स्किन के अंदर लैंगरहैंस होते हैं, लिम्फ नोड के अंदर डेंड्राइट और रेटिकुलर सेल्स होती है। अब ये एक एग्जांपल दिया दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कई बार है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा। ये एक IL-1 होता है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट प्रोड्यूस टी लिपोसाइट्स एक्टिवेशन एंड इंटरल्यूकिन सेकंड प्रोड्यूस टी हेल्पर सेल्स है ना। जो इंटरल्यूकिन फर्स्ट होता है तो टी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन करता है, और जो इंटरल्यूकिन सेकंड होता है वो टी हेल्पर सेल्स है ना, ये तो टी लिम्फोसाइट को करता है और टी हेल्पर सेल्स को, CD4 सेल्स को एक्टिवेशन करता है। ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई, ओकुलोमोटर जो नर्व होती है वो किसको, इंफीरियर ऑब्लिक सुपीरियर ऑब्लिक इंफीरियर ऑब्लिक ना, एंड ये हाँ, एक जो ओकुलोमोटर नर्व होती है एक तो इंफीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है, एक सुपीरियर इंफीरियर और मीडियल रेक्टस को, ये तीन होती है, सुपीरियर इंफीरियर और मीडियल रेक्टस को सप्लाई करती है, और लिवेटर पाल्पेब्री मसल्स को सप्लाई करती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओकुलोमोटर नर्व किस किस को सप्लाई करती है। सुपीरियर ऑब्लिक जो होती है, सुपीरियर ऑब्लिक जो होती है वो सप्लाइड बाय ट्रोक्लियर नर्व, यानी फोर्थ जो नर्व होती है सुपीरियर ऑब्लिक है ना, इंफीरियर ऑब्लिक तो इससे सप्लाई होती है, और सुपीरियर ऑब्लिक होती है वो ट्रोक्लियर नर्व से सप्लाई होती है। और लेटरल जो इसमें, अब इसमें सुपीरियर इंफीरियर और मीडियल तो हो गई थी रेक्टस, अब इसमें लेटरल रेक्टस जो बच गई थी वो भी सप्लाइड किससे होती है, एब्डोसेंसिस क्रेनियल नर्व से। ये क्वेश्चन याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूजन वाली चीजें होती है ना। एक स्टेपिडियस मसल होती है, ये सबसे शॉर्ट मसल होती है कान के अंदर, सबसे बॉडी की सबसे छोटी मसल जो होती है, इस सप्लाई फेशियल, अब ये फेशियल नर्व द्वारा सप्लाई होते हैं, सेवन जो फेशियल नर्व होती है। दिस नर्व कंट्रोल फेशियल मूवमेंट, ये फेशियल मूवमेंट का कंट्रोल होती है, एक्सप्रेशन टेस्ट और टीएस का प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। इट इज मिक्स्ड नर्व लाइक मोटर सेंसरी एंड पैरासिम्पैथिक, ये जो फेशियल नर्व होती है मोटर सेंसरी और पैरासिम्पैथिक तीनों की मिक्स होती है। तो ये क्वेश्चन केवल पूछा था कि कौन सी नर्व जो मिक्स नर्व होती है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो 9 सप्लाइड बाय पोस्टीरियर, ये किसको सप्लाई करते हैं, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को। इट कंट्रोल मूवमेंट एंड सेंसेशन इन द थ्रोट एंड नेक। इट आल्सो हेल्प इन स्वेलिंग एंड टेस्ट, ये स्वेलिंग टेस्ट में भी हेल्प करती है। और एंटीरियर 2/3 जो टंग होती है, जो होती है कोर्डा टेम्पिनाई द्वारा सप्लाई होती है। एक तो ये टंग होती है दोस्तों, ये जो टंग है इसमें जो एंटीरियर 1/3, ये
2/3 तो पोस्टीरियर, ये कोडा टेम्पोराई, और जो एंटीरियर ये 1/3 होती है, वो होती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की तरफ सप्लाई। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाउ मेनी बोन्स इन, अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि स्कल के अंदर कितनी बोन होती है, तो 22 बोन्स होती है दोस्तों। रूट फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू C3 C4 C5 होती है। डैमेज ऑफ एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, अब जो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व का अगर डैमेज होता है तो सप्लाई ये किसको, क्रिकोइड मसल को सप्लाई करती है। लीड टू लॉस ऑफ टिम्बर ऑफ वॉइस, ये जो 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 आवाज होती है वो उसका कम हो जाती है दोस्तों, केवल किसी की व्यक्ति की, वो किसकी वजह से, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व के डैमेज की वजह से। डैमेज टू इंटरनल लेरिंजियल नर्व, नर्व टू एनेस्थीसिया ऑफ लेरिंज, अब इसमें अंदर अगर इंटरनल लेरिंजियल नर्व का डैमेज होगा तो वो सुन्न हो जाएगी लेरिंजियल जो मसल्स है ना, लेरिंग्स का, लेरिंग जो लेरिंग्स का पार्ट है वो सुन्न हो जाएगा। कैरोटिड शीथ कंटेन, अब कैरोटिड शीथ होता है, ये कैरोटिड शीथ होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है, वेगस नर्व होती है, इंटरनल जुगुलर वेन होती है, तीनों चीज प्रेजेंट होती है कैरोटिड शीथ के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कैरोटिड शीथ के अंदर क्या क्या आता है। अब इसमें आंसर, यहाँ कैरोटिड आर्टरी होती है, यहाँ कैरोटिड वेन दे सकते हैं, कैरोटिड नर्व दे सकते हैं, तो वो उसमें कवर नहीं होती है दोस्तों ना। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तो हॉर्नर इसमें प्रोटोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस, ये तीनों चीज होती है हॉर्नर सिंड्रोम। इसकी फोटोसिटा की जो अपनी आई लिड होती है ना दोस्तों, आई लिड ऊपर की जो आंखों की पलक है ना, पलक, ये ड्रूपिंग होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों पीछे अपना जाना पड़ेगा। हॉर्नर, इनमें जो ड्रूपिंग होती है आई लिड की, एक म्यूसिस होता है जो अपनी पुपिल होती है दोस्तों, ये पुपिल की कॉन्स्ट्रक्शन होता है ना, ये पुपिल आंख के अंदर जो पुपिल होती है सब कॉन्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और एनहाइड्रोसिस होता है कि जो स्वीट होता है, स्वेट होता है, जो स्वेट होता है, ये जो आंसू जिसे बोलते हैं, ये इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है एनहाइड्रोसिस ना। ठीक है, आंख के अंदर। डेंजर एरिया ऑफ फेस, अब एरिया जो डेंजर एरिया फेस कौन सा होता है, एरिया ड्रेन्ड बाय एंगुलर फेशियल नर्व, एंगुलर फेशियल वेन, ये जो एरिया होता है नाक के पास का, ये डेंजर एरिया होता है दोस्तों। ये जो नाक होता है ना अपना, यहाँ ये कॉर्नर, ये माउथ का कॉर्नर, यहाँ से लेकर के ये नाक का जो पार्ट होता है, ये डेंजर एरिया होता है। डेंजर ऑफ डेथ भी इसे बोलते हैं, जैसे है ना, एंगुलर फेशियल वेन का जो ट्रेंड होती है, जहाँ एंगुलर फेशियल नर्व सप्लाई, यहाँ पे कोई इंजरी होती है तो दोस्तों इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ अगर कोई इन्फेक्शन होता है नाक के थ्रू, यहाँ इस एरिया में, ये ब्रेन में सीधा पहुंच जाता है, इसलिए इसको डेंजर एरिया बोलते हैं। स्टेंसन डक्ट ओपन एट द लेवल ऑफ अपर टू सेकंड मोलर टीथ, अब ये स्टेंसन डक्ट होती है दोस्तों, ये पैरोटिड ग्लैंड की है ना, है ना, ये कहाँ ओपन होती है, जो सेकंड मोलर होता है दांत, सेकंड मोलर होता है वहाँ पे आकर के ओपन होती है, अपर लेवल ऑफ अपर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे ओपन होती है। रेटिना इज आउटग्रोथ ऑफ डाइनसिफलोन, ये डाइनसिफलोन की आउटग्रोथ होती है रेटिना। एक ये टोइनबी मसल्स होती है, नॉन एज टेंसर टिम्पेनाई, लोकेटेड इन मिडल ईयर, ये मिडल ईयर के अंदर होती है टेंसर टिम्पेनाई ना, टोविनिस मसल, इसी टेंसर टिम्पेनाई का नाम है टोविन। सेवंथ, नाइन्थ एंड टेंथ क्रेनियल नर्व एंड्स इन न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटोइड, ये जो 7वीं 9वीं और 10वीं जो क्रेनियल वो कहाँ एंड होती है दोस्तों, न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटोइड्स के अंदर। एक दोस्तों ये आया अपने को, अब ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। स्माइलेस जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी, ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, सबमेंडुलर ग्लैंड इज सप्लाइड बाय सेवंथ क्रेनियल नर्व, ये क्वेश्चन पढ़ लेना क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों ना। लेरिंग्स की सप्लाई कहाँ से होती है, लेरिंग्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स, ये आवाज प्रोडक्शन कहाँ, तो लेरिंग्स के अंदर। इट इज सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा C3 टू C6, यानी C3 4 5 6 है ना, यहाँ पे ये लेरिंग्स जो होता है वहाँ प्रेजेंट। सेफ्टी मसल ऑफ टंग कौन सी है, जीनियोग्लोसल मसल, सेफ्टी मसल्स होती है। नेजोलैक्रिमल डक्ट कैसी होती है, नेजोलैक्रिमल डाउनवर्ड, डाउनवर्ड लेटरली और बैकवर्ड है ना, इसकी डायरेक्शन होती है नेजोलैक्रिमल डक्ट की। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में कौन कौन है, टेम्पोरलिस, मेसेटर और टेरिकोइड। सुपीरियर थायराइड आर्टरी को कहाँ से राइज होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना। एंगल ऑफ मैंडिबल जो सप्लाई तो वहाँ ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व से सप्लाई होता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज मोस्ट कॉमनली 6 मंथ टू 12 मंथ एंड 5 ईयर टू 5 to 6 ईयर ग्रेट रिस्क है ना, इसमें रिस्क होती है ओटाइटिस मीडिया की। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस निमोना, इसकी वजह से ये ओटाइटिस मीडिया होता है। ये CSO में होता है, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्यूडोमोनास, ये एरुजिनोसा है ना, ये जो एक्यूट वाला तो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोना, और ये स्यूडोमोनास की वजह से होता है क्रोनिक वाला। मोस्ट कॉमन कंडक्टिव हियरिंग इन पीडियाट्रिक, आज अब ये कंडक्टिव हियरिंग ओटाइटिस मीडिया की वजह से होता है विथ इफ्यूजन है ना, हियरिंग लॉस। मोस्ट कॉमन पोस्ट नेटल कोज ऑफ एक्वायर्ड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है मेनिंजाइटिस की वजह से। मोस्ट कॉमन पेरिनेटल कोज ऑफ एक्वायर्ड सेंसरी, ये टॉर्च इन्फेक्शन होता है सिफिलिस की वजह से होता है प्रीनेटल, और ये पोस्ट नेटल तो होता है मेनिंजाइटिस की वजह से, और प्रीनेटल होता है वो होता है टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से।
कंजेनिटल कोज ऑफ सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कंजेनिटल कोज क्या होता है? पेनड्रेट सिंड्रोम, ये यूथायरॉइड गोइटर होता है, इसकी वजह से भी कंजेनिटल कोज भी हो सकता है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस का। मोस्ट कॉमन pediatric bleed nose occurs from anterior portion of the nasal septum at the confluence of arterial vessel, lateral area और नाल सुनने कैसल बे के प्लेक्सस है ना, ये जो बच्चों में अगर नाक से ब्लीडिंग होती है ना, उसका एरिया जो लिटरल एरिया बोलते हैं इसको, नाक है ना, जो नोज का एंटीरियर पार्ट होता है नेजल सेप्टम का, वहाँ से है ना, इसको केसलबैक प्लेक्सस भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एंड दोस्तों यहाँ ये स्लाइड खत्म हो रही है और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो दोस्तों बन रहे हैं, आप इनको पढ़ लें अच्छे से। आप इस स्लाइड को रोक के भी आप पढ़ सकते हैं, जब भी आप यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे होते हैं तो वहाँ पे आप इसको रोक के भी इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं जब समझा रहा होता हूँ हो सकता है जल्दबाजी में थोड़ा समझाता हूँ, इसलिए कई बार नहीं होता, लेकिन आप इसको रुक के अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मेरी यही आज क्लास खत्म हो रही है, आगे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द लेके आऊँगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।